हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैसे टैक्सेबल करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड के अंदर इनकम को टैक्सेबल किया जाता है। फर्स्ट हेड अपना होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड होता है अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड होता है अपना बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, और इन चारों के अंदर जो भी इनकम नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाता है। हम लोग सेकंड हेड को पढ़ रहे हैं जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ये आप अच्छे से देखो क्योंकि इंटर वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा खासा वेटेज रखता है और बहुत ही इजी। मैं तो बोलूंगा इनकम टैक्स के चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर यही रहता है। इनकम टैक्स के बुक के अंदर सबसे इजी जो चैप्टर रहता है वो यही है। एक फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और थोड़ा सा आपको रीडिंग भी होना चाहिए। एक दो बार आपने रीडिंग कर लिया कॉन्सेप्ट का तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आप वन बाय वन मैं आपको बताते जाता हूं और आप अच्छे से उसको ध्यान से सुनो तो आपको आएगा। और फिर प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हो उसका तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्जेबिलिटी। देखो कोई भी टैक्स के अंदर ना, कोई भी चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले देखना पड़ता है वो चार्जेबिलिटी कैसे, उसको टैक्स कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर आएगा, तब उसको टैक्स किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वो क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए उसको क्या कब वो हाउस प्रॉपर्टी होएगी, तो हम लोग देखेंगे कि यदि वो लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन यदि वैकेंट लैंड है, मींस खाली लैंड है, बिल्डिंग उसके साथ में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये लैंड एंड बिल्डिंग में कवर्ड नहीं होगा और ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। और खाली बिल्डिंग रहा तो मींस लैंड एंड बिल्डिंग बोला है मैंने वर्डिंग, लेकिन खाली बिल्डिंग रहा तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों हो सकती है या बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन वैकेंट लैंड नहीं हो सकती। सेकंड, असेसी उसका ओनर होना चाहिए। जो हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका ओनर होना चाहिए। ओनर कौन सा, डिम्ड ओनर भी माना जा सकता है। कई केस में ऐसा रहेगा कि जिसमें डिम्ड ओनर हम लोग बोलेंगे, उस केस में भी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल असेसी के हाथ में हो जाएगी। थर्ड, ये कंडीशन है कि वो उसके खुद के बिजनेस में काम नहीं आना चाहिए। मींस मैं असेसी हूं और मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो जो हाउस प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस में काम आ रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसका टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो तीन कंडीशन है हमारी। सबसे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा असेसी उसका ओनर होना चाहिए, ओनर के अंदर रजिस्टर्ड ओनर और डीम्ड ओनर दोनों कवर्ड है। थर्ड नंबर का असेसी उसको बिजनेस प्रोफेशन के पर्पज से उस प्रॉपर्टी को काम नहीं लेता हो। अभी देखो लैंड एंड बिल्डिंग का डेफिनेशन इनकम टैक्स के हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ जुरिडिक्शन इंटरप्रिटेशन है उनके बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि किस चीज को हम लैंड एंड बिल्डिंग मानेंगे जो कि हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई लैंड है, उसके चारों तरफ वॉल है, रूफ है या नहीं है उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मीन्स कोई लैंड है, वैकेंट लैंड है, उसके चारों तरफ वॉल है और वॉल के ऊपर रूफ है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, उसको लैंड एंड बिल्डिंग में कवर कर लेंगे। सेकंड, कि कोई भी बिल्डिंग है उसके साथ में लैंड अटैच है तो हम लोग उसको लैंड एंड बिल्डिंग में कवर कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक, देखो आपको सामने आएगा ये सब चीजें हैं लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होने वाली है। कोई भी बिल्डिंग है वो यदि ब्रिक्स स्टोन वगैरह से बना हुआ है तो वो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग मानेंगे। कोई भी रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, इसमें कोई फर्क नहीं है। यदि आपका बिल्डिंग रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा। वैकेंट लैंड को हम लोग, मैंने पहले ही बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग में कवर्ड नहीं करेंगे। फिर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि उसके ऊपर रूफ है या नहीं है। कोई स्टेडियम है, स्टेडियम के ऊपर रूफ नहीं होती है लेकिन उसको लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर कवर्ड मानेंगे। और कोई स्विमिंग पूल है उसके ऊपर भी रूफ नहीं होती है लेकिन उसको लैंड एंड बिल्डिंग में कवर्ड मानेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का परमानेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और वो हम लोग बोले उसको लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में जो परमानेंट, जो कि यूजेबल है,
जिसको हम लोग जैसे रह सकते हैं, या स्टेडियम है तो उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि परमानेंट टाइप का है। फिर यदि कोई बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट है और उन फ्लैट को सब लोग अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग इंडिविजुअली हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। सभी फ्लैट को अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, ना कि पूरे बिल्डिंग को एक ही हाउस प्रॉपर्टी मान ले। एक बिल्डिंग है उसके अंदर 40 फ्लैट है तो 40 के 40 रेसिडेंशियल हाउस हो गए, और उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में उनको सेपरेट सेपरेट कंसीडर करना पड़ेगा। कभी भी देखो आधा अधूरा बिल्डिंग यदि बना हुआ है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग में कवर नहीं करेंगे। यदि कोई टूटा फूटा है जिसको गिराना है जिस बिल्डिंग को, उसको भी हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में कवर नहीं करेंगे। और कार पार्किंग वगैरह उसको हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर कवर करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा कवर होता है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, मस्ट रिक्वायर 3 पॉइंट रहता है कि वो हाउस प्रॉपर्टी रहना चाहिए। सेकंड, उसका जो एसएससी है वो ओनर होना चाहिए, ओनर में डिम्ड ओनर भी चलेगा। थर्ड, वो बिजनेस और एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज नहीं होना चाहिए। अब लैंड एंड बिल्डिंग का कभी भी इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में या इनकम टैक्स की बुक में किधर भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग कुछ ज्यूरिडिक्शनल इंटरप्रिटेशन है उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कवर होने वाला है। कोई लैंड है उसके चारों तरफ वॉल है, उसके ऊपर रूफ है या नहीं है, वो लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होगा। कोई बिल्डिंग है उसके साथ में अटैच में लैंड है तो वो भी लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई स्टेडियम है वो भी लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होगा। कार पार्किंग वगैरह है वो भी लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होगा। अपना स्विमिंग पूल है वो भी लैंड एंड बिल्डिंग में कवर होगा। लेकिन कोई इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी है वो लैंड एंड बिल्डिंग में कवर्ड नहीं होगा। तो ये सब चीजें है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी लीगल ओनरशिप किसको बोलेंगे हम लोग, इसमें डेफिनेशन देखो 5-7 डेफिनेशन है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लीगल ओनर उसको बोलेंगे जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि जिसके पास में हाउस प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीगल ओनरशिप है इसके पास में। बेनिफिशियल ओनर किसको बोलेंगे, जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसको यूज करने का सब वो ही प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, वो ही यूज कर रहा है, वो ही रेंट पे चढ़ा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। फिर अपना आता है कि यदि कोई पर्सन है, जैसे डिम्ड ओनर हम लोग किस किस को मानेंगे। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें डिम्ड ओनर माना जाता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे केस है। सबसे पहला तो हमारा केस है कि यदि कोई स्पाउस अपने स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मैं हूं, मैंने अपना हाउस प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को जो कि माइनर है या स्पाउस मींस वाइफ को मैंने ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन के और विदाउट साथ में रहने से, कि मैंने किया कि हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, सेपरेट सेपरेट रहेंगे, और फिर मैंने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, तो वो माना जाएगा मेरी वाइफ का इनकम। उससे होने वाला इनकम किसका माना जाएगा, मेरी वाइफ से। उसमें डिम्ड ओनरशिप मेरा नहीं माना जाएगा। लेकिन मैंने साथ में रह रहे हम लोग, पहले भी हमारा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का था, उसके बाद में भी हमारा हस्बैंड वाइफ का है और हम लोग साथ में रहते हैं, और फिर मैंने विदाउट कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तो डिम्ड ओनर मैं ही माना जाऊंगा और उससे होने वाला इनकम मेरे इनकम में ही टैक्सेबल होगा, मेरी टोटल इनकम में ही ऐड होगा। माइनर के केस में भी ऐसा ही होता है। यदि माइनर को कोई एसएससी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उससे होने वाला इनकम ट्रांसफरर का माना जाएगा। जैसे मैंने अपने बच्चे को, माइनर बच्चा है और 18 ईयर से बिलो है, मैंने उसको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन के और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, मींस कंसिडरेशन जितना होना चाहिए उतना मैंने नहीं लिया। तो क्या होगा, उस पे जो भी इनकम होगा मैं डिम्ड ओनर माना जाऊंगा, और जो भी उस पे हाउस प्रॉपर्टी पे इनकम होने वाला है वो मेरा इनकम माना जाएगा, उससे रेंट रिसीव्ड होगा, मेरा होगा। लेकिन माइनर में ध्यान रखना, यदि मैरिड डॉटर है मींस बालिका वधू, मींस बालिका वधू, माइनर डॉटर है, माइनर सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इनकम ट्रांसफरर का माना जाएगा। लेकिन माइनर डॉटर है और वो भी मैरिड है, तो उस केस में उस माइनर डॉटर जो कि मैरिड है उसको उसका ओनर माना जाएगा और
उसके हैंड में ही वो इनकम टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद में यदि क्या होता है, कई बार जैसे डिस्प्यूट का प्रॉपर्टी है और डिस्प्यूट होने के कारण अब ओनरशिप किसका माने, तो जो व्यक्ति उससे रेंट रिसीव कर रहा है, उस प्रॉपर्टी से जो देखभाल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का मेंटेन कर रहा है, और दूसरा उससे रेंट रिसीव कर रहा है, उसी पर्सन को जब तक केस रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक ओनर, डिम्ड ओनर उसको को ही माना जाएगा। थर्ड, एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर लीज पे लिया हुआ रहता है, कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया, 12 ईयर से प्लस का लीज है, मींस ऐसा लीज है जो 12 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टाइम का है, 12 ईयर या 12 ईयर से ज्यादा का है, तो उसमें डिम्ड ओनर जो लेसी है उसको माना जाएगा। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, उसके अंदर ओनर किसको माना जाएगा, जो कि उसका रेंट रिसीव करने वाला है। फिर अपना आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या, हाँ कई बार क्या होता है कि एसएससी अपना हाउस प्रॉपर्टी ऐसे पर्सन को रेंट पे देता है जो कि उसके बिजनेस और प्रोफेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉफिट देते हो, जैसे वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, या फिर कॉमर्शियल जैसे बैंक वगैरह को वो प्रॉपर्टी देख के रखा है रेंट पे, तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करते हुए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर उसको टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद में ऐसा पॉइंट है कि यदि प्रॉपर्टी फॉरेन के अंदर रही तो उसका क्या होने वाला है, फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी रही तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल रहा तो, और यदि कोई एनआरआई पर्सन है तो उसका इनकम इंडिया के अंदर रिसीव्ड होगा। देखो नॉर्मल रेसिडेंस है तो उसमें क्या होगा, भले ही इनकम उसको आउट ऑफ इंडिया मिले, मतलब इंडिया से बाहर मिले या इंडिया के अंदर मिले, टैक्सेबल उसी के हाथ में होगा। लेकिन एनआरआई पर्सन है, उसका प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, मींस कोई अमेरिकन है, उसका इनकम उसका प्रॉपर्टी अमेरिका के अंदर ही है, तो वो टैक्स कहां पे होगा, तो उसमें एक कंडीशन देखना पड़ेगा, इनकम कहां पे रिसीव्ड हो रही है। यदि इनकम इंडिया के अंदर रिसीव्ड होता है तो हम लोग बोलेंगे वो उस इनकम को टैक्सेबल किधर किया जाएगा, इंडिया के अंदर। ठीक है, कंपोजिट रेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि कंपोजिट रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। अब इसके अंदर भी एक पोजीशन होता है, क्योंकि कंपोजिट रेंट बोलते किसको, जैसे बिल्डिंग के साथ साथ या कोई हाउस के साथ साथ उसमें उसके अंदर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे बेड वेड है, फूड वगैरह का है, लाइटिंग वगैरह का, ये सब गार्डन फैसिलिटी वगैरह, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उस रेंट के अंदर ये सब कवर्ड हो, तो हम लोग बोलेंगे कंपोजिट रेंट है। मींस जैसे रूम लिया, रूम के अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, इन सब का यदि रेंट इंक्लूडेड है तो हम लोग बोलेंगे कंपोजिट रेंट। अब कंपोजिट रेंट के केस में क्या करना है, क्योंकि रूम भी किराए पे दिया, रूम का यदि देखे तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये कंपोजिट होने के कारण क्या करें, देखो ऐसा है कि यदि सेपरेट एग्रीमेंट बना है, फैसिलिटी से सेपरेट एग्रीमेंट बना है, तो जो रूम का है वो तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो फैसिलिटी का बना है वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन सेपरेट नहीं बना हो तो इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब सपोज करो कोई ऐसा रूम है जो उस फैसिलिटी के बिना दिया ही नहीं जा सकता, या उसको कोई ले ही नहीं सकता उस फैसिलिटी के बिना, तो उससे होने वाला जो कंपोजिट रेंट है, भले ही वो सेपरेट डिसाइड हो कि भाई बेड का इतना, टीवी का इतना, रूम का इतना, फिर भी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोऑनरशिप के केस में क्या होगा। जैसे कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 2 जने ओनर है या 2 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, उनको जितना शेयरिंग है उनका, सपोज कोई ए पर्सन है, ए का प्रॉपर्टी में शेयरिंग है 30% और बी का है 70%, तो इनसे होने वाला जो रेंट रिसीव्ड होगा ना, इनको इसी रेशियो के अंदर हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा।
अब ये रेंट है, एक को रेंट मिल रहा है, तो एक को रेंट मिल रहा है, हम लोग इसको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे या दो की तरह, सेपरेट सेपरेट। देखो ए के लिए सारी कंडीशन सेपरेट सेपरेट डिसाइड होगी, इसका कैलकुलेशन सेपरेट होगा। इसको जो 24 बी का जो डिडक्शन मिलने वाला है वो सेपरेट होगा, 24 ए का जो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी सेपरेट ही मिलेगा, ना कि डिवाइड करके। ये हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, एक केस ऐसा होता है कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, कोई जैसे बिजनेस करके रखा है, प्रॉपर्टी को सेल करने का, परचेज करता है और सेल करता है, और उसके पास में एंड ऑफ द ईयर यदि स्टॉक में पड़ा रहता है, जैसे इसने फ्लैट बनाया था, इसने फ्लैट बनाया था 10 के अंदर इसका 6 फ्लैट सेल आउट हो गया और 4 फ्लैट बच गया इसका, तो ये 4 से, अब ये 4 को क्या करेगा, ये रेंट पे दे देगा। तो इससे होने वाली इनकम किसमें टैक्सेबल होगी, ये इससे होने वाली इनकम ऑलवेज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल होने वाली है। लेकिन इनको ना एक कंडीशन दिया हुआ है कि जिस साल में सपोज करो आपका रेडी है, स्टॉक रेडी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया, उसके 2 साल तक आप वेट करो, 2 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सपोज करो ये 10 के 10 है, 10 बनाए थे किसी बिल्डर ने और 10 के 10 बिल्डर के पास में ही पड़ा है, कोई सेल आउट नहीं किया इसने, ना तो किसी रेंट पे दिया है ना ही उसने सेल आउट किया है। उस केस में क्या होगा, इन 10 पे कौन से हेड में टैक्स लिया जाएगा, या इसको स्टॉक इन ट्रेड देखते हुए कोई भी हेड में टैक्स ना करे। इनको ये देखना पड़ेगा जिस साल बना है उस साल के एंड ऑफ द 31 मार्च से नेक्स्ट 2 ईयर तक इनको रिलीफ देंगे कि भाई आप बेच लो, आप इनको सेल आउट कर दो। यदि 2 ईयर तक आपका सेल आउट नहीं हुआ और फिर आपका जितना भी स्टॉक में पड़ा रहेगा फ्लैट, उन सब पे क्या होने वाला है, टैक्स लगने वाला है, और वो भी किसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगने वाला है। तो ये हमारा केस हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अप टू 2 ईयर from the end of financial year in which the certificate of completion of construction of the property is of from the competent authority, इनका एनुअल वैल्यू 0 लिया जाएगा। और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके 2 साल तक हम लोग वेट करेंगे और उसके 2 साल के बाद में हम लोग इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, हाउस प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उनको हम लोग टैक्स नहीं करते हैं, उनको हम लोग टैक्स नहीं करते हैं, वो इस हेड के अंदर एग्जम्प्ट इनकम में आ जाएगा, वो एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, देखो कोई लोकल अथॉरिटी है, उनके पास में हाउस प्रॉपर्टी है तो ये माना जाएगा ये एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा, कोई अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, उनके पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वो भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। हॉस्पिटल का हाउस प्रॉपर्टी वो भी एग्जम्प्ट के अंदर कवर्ड होगा। लद्दाख के अंदर किसी के पास में घर है, वो भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। पॉलिटिकल पार्टी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। ट्रेड यूनियन ये भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। कोई फार्म हाउस है वो भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होने वाला है। चैरिटेबल पर्पज और या खुद के बिजनेस में कोई हाउस प्रॉपर्टी काम लेते हो तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ये एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने देखा एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऐसे हैं। देखो मेनली ऐसा ध्यान रखना है जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा है और वो उस प्रॉपर्टी को काम ले रहा है या उसके पास में प्रॉपर्टी है, तो उस पे हम लोग बोलेंगे वो एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी है। जैसे लोकल अथॉरिटी है, सेकंड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, थर्ड अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फोर्थ अपना कोई हॉस्पिटल है, फिफ्थ लद्दाख के अंदर ये स्पेसिफिक इनको छूट दी हुई है कि लद्दाख के अंदर किसी के पास में हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास में हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होगा। ट्रेड यूनियन और चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी है वो भी किसमें कवर्ड होने वाली है, एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया कि एग्जम्प्ट प्रॉपर्टी कैसे होती है, चार्जेबल सेक्शन कैसे है,
ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग किसको मानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको टैक्सेबल कैसे किया जाता है, उसका कॉम्पिटिशन कैसे तैयार किया जाता है। देखो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं प्रॉपर्टी को, या तो हम लोग खुद यूज कर रहे हैं या उसको लेट आउट कर रहे हैं। लेट आउट मीन्स रेंट पे दे के रखा है। अब जो रेंट पे देके रखा है तो उसको तो हम लोग ऑलवेज टैक्सेबल ही करेंगे। जिस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने रेंट पे देके रखा है उसको तो हम लोग ऑलवेज टैक्सेबल करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, मतलब रहने के लिए यूज कर रहे हैं, या बिजनेस का तो इसमें कवर्ड होगा नहीं, रहने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको हम लोग टैक्सेबल करते टाइम पे ध्यान रखेंगे कुछ बातों को। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दो प्रॉपर्टी तक आपका एनुअल वैल्यू नील लिया जाएगा, आपका नेट एनुअल वैल्यू नील लिया जाएगा। मींस दो प्रॉपर्टी तक तो आपको नेट एनुअल वैल्यू का आपका कैलकुलेशन होगा ही नहीं। सेकंड, कि यदि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह भी नहीं रहे हो, लेकिन आप कोई बिजनेस के पर्पज से, सपोज करो मेरा गांव सिक्कर है और सिक्कर के अंदर मेरा प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं किसी वजह से जयपुर के अंदर रह रहा हूं और मेरा सिक्कर वाला प्रॉपर्टी खाली पड़ा है, तो उसको डीम्ड लेट आउट नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बिजनेस के पर्पज से जा रहा हूं और मेरा जिधर मैं जयपुर के अंदर गया हूं उधर मेरा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो कंडीशन एक कि यदि बिजनेस पर्पज से गया है आदमी, दूसरा वो जिधर रह रहा है बिजनेस पर्पज से उसके पास में उधर कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो अपना गांव वाला प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मान लिया जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे। ये मैंने केवल आपको इतना ही बताया। अब कंप्यूटेशन हम लोग करते हैं जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो हमारे सामने देखो ऐसे केस आता है। एक तो हमारे सामने आता है कि हम लोगों ने रेंट पे दिया, मतलब लेट आउट किया। सेकंड हमारे सामने आता है कि हम लोग खुद रह रहे हैं। तो दो ऑप्शन हो गए, या तो हम लोगों ने लेट आउट दिया है या हम लोग खुद रह रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है कि हम लोगों ने क्या किया कि कोई प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ऑक्यूपाइड कर ही नहीं रहे हैं, उसको हम लोग एक्चुअल में प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग खुद भी रहते हैं और उसको लेट आउट भी करके रखा है। देखो सिटीज में तो होता है कि अपना बड़ा घर है उसके अंदर हम लोग खुद रह रहे हैं, और ऊपर जैसे 2 माले का है तो 1 माले के अंदर हम लोग, मतलब सेकंड फ्लोर के अंदर हम लोग टेनेंट को रख रहे हैं या खुद रह रहे हैं, जैसे भी है। फिर डिम्ड लेट आउट। डिम्ड लेट आउट कब माना जाएगा? जब दो प्रॉपर्टी से ज्यादा हम लोग खुद के यूज ले रहे हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं हम 3 प्रॉपर्टी को, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट मानेंगे, वो डिम्ड लेट आउट हो जाएगा। लास्ट वन हम लोग देखेंगे, यदि हमारा पिछले कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले कुछ सालों में हमारा कोई अनरियलाइज्ड रेंट रह गया था, मींस हमें कोई रेंट नहीं मिला था, वो अपने प्रीवियस ईयर में हमें मिला है, तो उसको हम लोग टैक्स कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेट आउट प्रॉपर्टी रहा तो हम लोग उसको टैक्स कैसे करेंगे। देखो हम लोगों को कंपटीशन बनाने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंपटीशन बनाने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत होगी। एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की जरूरत होगी, दूसरा यदि हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड किया है। अभी देखो म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड किया का मतलब क्या बोल रहा हूं, यदि पेड किया है तभी हमें इधर लेस करना है, नहीं तो हमें नहीं लेस करना है। और ये भी लेस कब करने को मिलेगा? जब असेसी ने खुद ने पे किया है। यदि टेनेंट ने, मींस किराएदार ने कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड किया है तो वो आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस नहीं होगा। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकालेंगे। उसके अंदर हम लोग म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर, ध्यान रखना, म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर वो लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर से म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर को हम लोग लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद में हमें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब 24 अंडर सेक्शन क्या बोलता है कि आपका एक तो 24 ए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी मिलता है, और वो क्यों मिलता है कि आपका कोई भी रिपेयर वगैरह का कोई भी खर्चा हुआ होगा वो हम लोग ऐसे
ऐसे तो कोई भी ज्यादा रिपेयर वगैरह का दिखा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे हमने डिसाइड किया कि पूरे साल के अंदर 30% का नेट एनुअल वैल्यू का 30% हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मोर सफिशिएंट है आपके रिपेयर वगैरह सब काम के लिए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 30% ऑफ एनएवी। उसके बाद में यदि हम लोगों ने जो होम घर खरीदा है या हम लोगों ने बनवाया है, उस पे हम लोगों ने लोन लिया था, उस लोन पे हमारा कोई इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो 24B के अंदर हम लोग लेस कर देंगे। ये दोनों लेस करने के बाद में नेट एनुअल वैल्यू के अंदर से हम लोगों का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देने के बाद जो भी इनकम बचता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे पास में म्युनिसिपल वैल्यू रहता है। म्युनिसिपल वैल्यू किसको हम लोग बोलेंगे? जिस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी है उस एरिया का म्युनिसिपलिटी बोर्ड उसका वैल्यू डिसाइड रहता है कि इस एरिया का ये वैल्यू होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई म्युनिसिपलिटी टैक्स पेड होता है। म्युनिसिपलिटी टैक्स किस पे पेड होगा? म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। जैसे कई बार दिया होता है कि 10% है, वो 5000 के बराबर है, मीन्स म्युनिसिपल वैल्यू का 10% 5000 का बराबर है, तो मीन्स म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया था? 50,000, क्योंकि 50,000 का 10% ही पे किया है ना उनसे उसने म्युनिसिपल टैक्स, तो ये माना जाएगा। उसके बाद में हमें देखना रहता है कि फेयर रेंट किसको बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास में ऐसे स्टैंडर्ड रहेगा। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसा कुछ लगेगा। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका? ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ना हमें इसके लिए म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, जो भी है वो इधर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में फेयर रेंट। अब फेयर रेंट क्या होगा? फेयर रेंट हम लोग ऐसे रेंट को बोलेंगे कि जैसे सपोज करो मेरा घर है जयपुर में, चांदपोल के पास में है, चांदपोल गेट के पास में है। अब उस घर का फेयर रेंट कितना होगा वो हम लोगों को देखने के लिए देखना पड़ेगा कि उस एरिया में कितना रेंट है। एक्चुअल वैसे ही घर का कितना रेंट हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे फेयर रेंट। सपोज करो कि मेरा घर है और मेरा घर ऐसे ही पड़ा है, मेरा घर को मैंने रेंट पे नहीं दिया है, लेकिन जो मेरे पास में घर है मेरे फ्रेंड का, उसने रेंट पे दिया है। उसने 10,000 रेंट पे दिया है, 10,000 पर मंथ रेंट पे दिया है, और मेरे घर के जैसा ही है सेम। तो मेरे घर का फेयर रेंट कितना हो गया? 10,000 पर मंथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेयर रेंट। सबसे पहले हमें देख लेना है म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड हमें देख लेना है फेयर रेंट। इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा ना, विच एवर इज हायर, इसको हम लोग इधर डाल देंगे। इसको हम लोग दे देंगे पॉइंट नंबर ए। ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एक ऐसा रेंट होता है, ये माना जाता है कि इससे ज्यादा का तो इधर रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इतना रेंट इधर रह सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट। सपोज करो स्टैंडर्ड रेंट इतना है, तो हम लोग अब इसके अंदर से कंपेयर कर लेंगे, इससे इसको दे देंगे बी पॉइंट। तो ए और बी के अंदर हम लोग कंपेयर कर लेंगे, जो दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लोअर, ए एंड बी। तो हम लोगों को क्या कंपेयर करना है? सबसे पहले देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, या फिर आपको ऐसा बताया रहेगा कि 10% म्युनिसिपलिटी टैक्स भरा था, इसने म्युनिसिपलिटी टैक्स
टैक्स भरा था 10% और वो कितना अमाउंट है 5000, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया 5000 डिवाइडेड बाई 10%, तो ये 50,000 का इस केस में होगा। क्वेश्चन सोल्व करेंगे पता चलेगा। फेयर रेंट का दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, या मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ उस एरिया का जितना भी रेंट रहता है उसको फेयर रेंट बोलेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट कितना है, जितना स्टैंडर्ड रेट है उसको और जो इन दोनों में से ज्यादा आया था इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इसको हम लोगों ने ए पॉइंट दिया था, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेंट को बी पॉइंट दिया। ए और बी के अंदर जो ज्यादा आता है उसको हम लोग इधर निकाल लेंगे और इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, जो दोनों में से, अब एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से जो भी ज्यादा होगा उसको हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे और इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल के अंदर क्या कैसे करना रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें दो एडजस्टमेंट करना रहता है, एक तो रेंट अनरियलाइज, जो कि अनरियलाइज रेंट है जो कि हमें मिला नहीं, दूसरा वैकेंसी पीरियड का, वो हम लोग आगे क्वेश्चन के साथ में चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह कर दिया। अब अनरियलाइज रेंट किसको बोलेंगे हम लोग, अनरियलाइज रेंट उसको बोलेंगे जो कि हमें प्रीवियस ईयर के अंदर हमारा रेंट लेने को आ रहा था। जैसे कोई एसएससी है, वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक हमारे घर में रेंट पे रहा, लेकिन उसने क्या किया, पिछले दिसंबर से रेंट नहीं पे किया और ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो दिसंबर से लेके मार्च तक उसने रेंट नहीं पे किया, तो हम लोग उसको बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। लेकिन अनरियलाइज रेंट को हम लोग रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल के अंदर से लेस करने को मिलता है, लेकिन वो उसी कंडीशन में मिलेगा जब उस रेंट को हम लोगों ने लेने के लिए सारे ट्राई किया। हम लोगों ने ना उसके पीछे दौड़े मीन्स हर टाइप से ट्राई किया, उसको फोन किया, उसके ऊपर थोड़ा लीगल एक्शन लेना चाहा, वो सब कुछ किया हम लोगों ने, जितना हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उससे रेंट रिसीव्ड करने के लिए सब ट्राई कर लिया। सेकंड, उसको हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हमारा एक प्रॉपर्टी था और उस पे उसने रेंट नहीं दिया और हम लोग बोल रहे हैं अनरियलाइज रेंट, और हम लोगों ने दूसरा घर, अपना ही दूसरा घर उसको रेंट पे दे दिया, तो उस कंडीशन में अनरियलाइज रेंट को लेस करने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए उसको आगे दूसरा घर नहीं दिया जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेट था, देखो ये फॉर्मेट है कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप सबसे पहले ना ऐसा करो, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से कंपेयर कर लो, जो ज्यादा होगा इसको हम लोगों ने इधर ले लिया। फिर हमारा स्टैंडर्ड रेंट और इसमें से जो हायर आया था ऊपर दोनों में से, उनको कंपेयर कर लो, जो इन दोनों में से कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। फिर हम लोगों को देखना है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। उसके अंदर से हम लोगों को लेस करना रहता है अनरियलाइज्ड रेंट, जो कि हमें मिला नहीं पूरे साल के अंदर। एक्सपेक्टेड रेंट और हमारा एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हमारा होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब वैकेंसी के पीरियड में कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग सबसे पहले इसके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है। देखो इसके अंदर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 10,000, फेयर रेंट कितना 8,000। तो हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में से ज्यादा, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है 10,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 10,000, 10,000 और 10,000 इन दोनों में से कम कौन सा है। अब हम लोग सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट।
तो ध्यान रखना कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो ज्यादा होता है उसको हम लोग इधर डाल लेते हैं पॉइंट नंबर ए। फिर पॉइंट नंबर बी स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हम लोगों ने ले लिया और जो एक्सपेक्टेड रेंट था और अपना स्टैंडर्ड रेंट था उनको हम लोग कंपेयर करते हैं और जो दोनों में से कम होता है हम लोग उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। सेकंड हाउस के केस में 12,000 रुपए म्युनिसिपल वैल्यू, 16,000 फेयर रेंट, इन दोनों में ज्यादा कौन सा? 16,000 लिख लिया। स्टैंडर्ड रेंट इसका 14,000, तो 16,000 और 14,000 में से लोअर कौन सा? 14,000। थर्ड हाउस के केस में 12,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यू था, 16,000 हमारा फेयर रेंट था, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा? 16,000, और स्टैंडर्ड रेंट इसके पास में अवेलेबल नहीं है तो ये 16,000 ही अपना हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फोर्थ हाउस में क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 18,000 है, फेयर रेंट 10,000 है, इन दोनों में से हम लोग कंपेयर करेंगे, हायर होगा उसको हम लोग लेंगे, 18,000 है, स्टैंडर्ड रेंट हमारा 8,000 है। मीन्स हमें यह देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से ज्यादा होगा ना उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बनाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेंट से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बनाएंगे, लेकिन वो इन दोनों में से ज्यादा होगा उसको बनाएंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही हम लोग इधर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज्यादा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड रेंट और जो हमारा हायर आया था उन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो दोनों में से कम होता है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर भी यही है, 16,000 उसका म्युनिसिपल वैल्यू है, 17,000 फेयर रेंट है, तो हमारा जो हायर है वो कितना है? 17,000, और इसमें स्टैंडर्ड रेंट 20,000 है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना हो जाएगा? विच एवर इज लोअर, 17,000। ठीक है, आज तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट के साथ में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।